अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम आज देखेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी थ्योरी, फिर इसकी इंपॉर्टेंस में इसके 3 पॉइंट्स आते हैं, फिर इसकी सेपरेशन ऑफ पावर एंड यूके कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और लास्ट पे जुडिशरी। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करें। सेपरेशन ऑफ जो पावर है वो डिवाइड करती है फंक्शंस ऑफ जो गवर्नमेंट है उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ब्रांचेस में। इसे बर्तानिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था 17th सेंचुरी में पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन लॉक ने इस बात पे बहस की थी ये जो गवर्नमेंट है इसे 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इस कॉन्सेप्ट को मजीद जिसने डेवलप किया वो 18th सेंचुरी में मोंटेस्क्यू ये एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इस पर मजीद काम किया था। बर्तानिया में जब ये कॉन्सेप्ट आया सेपरेशन ऑफ पावर, तो उसमें जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने मिक्स्ड रिएक्शन दिया। कुछ ने इसे बड़ा सराहा, अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ने इसे रिजेक्ट कर दिया या वो डाउट में रहे। और अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक इसे मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया जैसे दूसरे स्टेट्स में किया गया, मिसाल के तौर पर यूएसए में। यहाँ तक कि बर्तानिया की गवर्नमेंट की बात की जाए तो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुई बल्कि फ्यूजन ऑफ पावर हुई, मतलब पावर ब्लेंड हुई, ज्वाइन हुई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान। और ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हुए। और ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडिंग कैसे हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये 2 पॉइंट्स हमें ये बात क्लियर कर देंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इस थ्योरी का जो ओरिजिनेट हुआ वो ग्रीक्स और रोमन से हुआ। 17th सेंचुरी तक इसका मुकम्मल तौर पर ये डेवलप नहीं थी और 18th सेंचुरी में आते आते ये मुकम्मल डेवलप हो चुकी थी। और ऐसा कैसे हुआ? जब एक फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू आए, उन्होंने 1748 में एक किताब लिखी, एल एस्पिरिट डेस लॉइस। ये एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच में इस किताब का नाम लिखा गया जिसका मतलब है इंग्लिश में द स्पिरिट ऑफ लॉज। जब ये किताब लिखी गई तो मुकम्मल जो इसका कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर वो वाज़ेह हो गया। इनका मानना ये था कि अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो हैं इनकी जो पावर्स हैं वो इंटरडिपेंडेबल हो जाएंगी तो फिर ये बड़ा मजबूत हो जाएगा, जहां से लोगों के जो राइट्स हैं या उनकी लिबर्टी है वो हर्ट हो जाएगी। जैसे अभी पाकिस्तान की बात करें तो जो सारे ऑर्गन्स हैं वो एक हो गए थे जब इमरान खान ने बड़ा जलसा किया था। तो वहां पर क्या हुआ, रात को 12 बजे अदालतें खोल दी गई, उसे हुकूमत से भी निकाल दिया गया, तो सारे ऑर्गन्स एक हुए तो लिबर्टी हर्ट होगी। इस थ्योरी में वो मजीद ये बात करता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो अपने अपने काम करें और अपनी अपनी डोमेन में रहें, तो फिर जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा चलेगा। जैसे आर्मी जो है पाकिस्तान की बात करें तो वो अगर पॉलिटिक्स में ना आती तो ये मुल्क का हाल आज ना होता जो अभी है। मोंटेस्क्यू यहाँ पे कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम है कानून बनाना, और जो एग्जीक्यूटिव है उसका काम है कानून को एग्जीक्यूट करवाना, और जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना कानून को, और जो कानून तोड़े उसको पनिश करना। तो अगर ये तीनों ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं और अपनी अपनी डोमेन में रहते हैं तो चेक एंड बैलेंस बरकरार रहेगा। वो कैसे? जब एक जो ऑर्गन है वो टू मच पावरफुल नहीं होगा तो दूसरा ऑर्गन उस पर नजर रखेगा, उसे देखेगा कि वो अपनी जो ड्यूटी है वो पूरे तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो 3 बड़े काम होंगे। एक तो पहली लिबर्टी, इंडिविजुअल की लिबर्टी, और डेस्पोटिज्म जो है यानी जो बादशाहत है, क्रूअल सिस्टम है वो भी खत्म रहेगा, और रूल ऑफ लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कानून की हुक्मरानी होगी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें सबसे पहले पॉइंट आता है प्रिवेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग, मतलब जो पावर है वो ज्वाइन ना हो। तो क्या कहता है? प्रिवेंट्स, उससे बचाना। जब ऐसा होगा और तीनों ऑर्गन्स आपस में ज्वाइन नहीं होंगे, इंटरडिपेंडेबल नहीं होंगे, इंटरडिपेंड नहीं होंगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो फिर एग्जीक्यूटिव उस पर वीटो ला सकती है, और जो जुडिशरी है वो फैसला कर सकती है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
और ऐसे कानून खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों ज्वाइन कर जाते हैं, ये प्रिवेंट नहीं होता, तो उसके बाद क्या होगा, तीनों मिलके कोई भी गलत से गलत कानून भी बना सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है चेक एंड बैलेंस का। अगर तीनों जो ऑर्गन्स हैं वो टू मच पावरफुल नहीं होंगे, जैसे हमने पहले भी बात की, तो वो एक दूसरे पर नजर रखेंगे और इस तरह से जो उनका काम है, जो उनकी डोमेन है, उसी में रहेंगे और अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जब तीनों ऑर्गन टू मच पावरफुल नहीं होंगे और चेक एंड बैलेंस बरकरार रहेगा, तो इंडिविजुअल्स के राइट कैसे हर्ट हो सकते हैं, वो कभी भी नहीं होंगे। उन्हें मुकम्मल लिबर्टी दी जाएगी, उनके राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ पावर एंड यूके कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि ये कैसे डेवलप हुआ, फिर सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, फिर इसकी इंपॉर्टेंस जिसमें इस 3 पॉइंट्स आए। अब वो बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या लिंक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान जो पावर्स डिवाइड हुई हैं वो बाकी मुल्कों की तरह, बाकी स्टेट्स की तरह क्लियर कट नहीं है। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट मिलके बनता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बन गया। अब एग्जीक्यूटिव कहां से आया? एग्जीक्यूटिव आया लेजिस्लेटिव ब्रांच, हाउस ऑफ कॉमन से। हाउस ऑफ कॉमन लेजिस्लेटिव ब्रांच है, वहां पे जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसने अपनी कैबिनेट बना ली। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इस तरह से लिंक बन गया क्योंकि ये दोनों हाउसेज, लेजिस्लेटिव में क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो ज्यादा पावरफुल है और उसी में से एग्जीक्यूटिव बन गया। तो इनकी जो पावर्स हैं वो इंटरडिपेंड हो गई। ये तो वो वाला पॉइंट है जहां पर एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उनके दरमियान क्लियर कट डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक जगह पर हाउस ऑफ कॉमन ज्यादा मजबूत हो जाता है जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आता है। और इसी तरह जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, अगर जो हाउस ऑफ कॉमन है वो कोई कानून बना देते हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड उसे अमेंड कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल में, प्रैक्टिकल में देखा जाए तो हाउस ऑफ कॉमन के सामने हाउस ऑफ लॉर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। और जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन स्टिल ये अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट के सामने। जब डिबेट होती है या क्वेश्चनिंग होती है तो ये अपने जवाब भी देते हैं कि इन्होंने ये काम किया तो क्यों किया। तो यहाँ पर थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी भी है, चेक एंड बैलेंस भी है, यहाँ पे थोड़ी सी सेपरेशन ऑफ पावर भी मौजूद है। जिस तरह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान क्लियर कट डिफरेंस नहीं था सेपरेशन ऑफ पावर का, इसी तरह जुडिशरी और बाकी के ऑर्गन्स के दरमियान भी नहीं है। अब वो किस तरह से नहीं है? वो इस तरह से नहीं है कि जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट लॉज को इंटरप्रेट करना और जो कानून तोड़े उसे पनिश करना, लेकिन जो कोर्ट्स में या जुडिशरी में जजेस होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं या दूसरे ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें अब इलेक्ट कौन करता है, सिलेक्ट कौन करता है? उन्हें सिलेक्ट करता है हाउस ऑफ लॉर्ड का लॉर्ड चांसलर। और इसी तरह वो जजेस को और जुडिशरी को सुपरवाइज भी करता है। और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास भी ये पावर होती है कि जो जुडिशरी है उसकी ज्यूरिसडिक्शन को चेंज कर सकती है, या उसमें कोई जज है तो उसे भी चेंज कर सकती है। तो हमें यहां से ये भी पता चलता है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट तो कर दिया, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो वो सारे जो ऑर्गन्स हैं, सिर्फ जुडिशरी नहीं बाकी के 2 ऑर्गन्स भी, और ये तीनों ऑर्गन्स इंटरडिपेंडेंट है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।